Welcome students, this is second chapter of macroeconomics for class 12th, concepts of national income. We will complete this chapter in 3 lectures. In the last lecture we will solve some of the problems related with this chapter. Now let's start the first topic of this chapter, national income. So what is national income? National income is defined as the value of all goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year. तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सब की मनी वैल्यू को, उन सब की मार्केट वैल्यू को अगर आप ऐड कर दें तो इससे हमें नेशनल इनकम का पता चलेगा। और इंडिया में जो नेशनल इनकम काउंट होती है उसका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च तक पूरा होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये 1 साल हो जाता है पूरा। तो ये इंडिया का अकाउंटिंग ईयर है। और नेशनल इनकम जो है ये एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि नेशनल इनकम को ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जिसको भी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जा रहा है उसे आप फ्लो कहते हैं, फ्लो कंसेप्ट हो गया। और जिसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र किया जाता है उसे आप स्टॉक कहते हैं। और नेशनल इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है हमेशा, यानी कि उनको रुपीज़ में ही बताएंगे आप, किलोग्राम में या लीटर, मीटर और किसी टर्म में नहीं बता सकते। आप उसको मॉनेटरी टर्म देंगे कुछ, यानी कि मनी टर्म देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, रुपीज़ हो सकता है, डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन मॉनेटरी टर्म देंगे उसे। और इस तरह किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम निकाल करके हम उस कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स के बारे में। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सनस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है जिसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, जिसमें पर्सनस, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेशन फ्रीली होता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होती है किसी की। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अलग होती है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आप एरिया वाइज देखते हैं सिर्फ। यहाँ पे कभी कभी क्या है कि एरिया मैटर नहीं करता है इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो एरिया यानी ज्योग्राफिकल एरिया तो इंडिया का है, लेकिन वहाँ वो जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो इंडिया की नहीं मानी जाएगी। वहाँ से जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो यूएसए की या अमेरिका की जो भी नेशनल इनकम है उसमें काउंट की जाएगी। तो इकोनॉमिक टेरिटरी वो अमेरिका की होगी। इसी तरीके से अगर इंडियन एम्बेसी कोई अमेरिका के अंदर है तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो वो यूएसए की हो गई, अमेरिका की, लेकिन इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी जिसे कहेंगे वो हमारी होगी। वहाँ पे जितनी भी इनकम जनरेट होगी वो इंडिया की मानी जाएगी। अगर हम इकोनॉमिक टेरिटरी के स्कोप की बात करें तो पहला है, जैसे हम अगर इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी देख रहे हैं तो पहला है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेसेस। यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं या एयर स्पेस है वो सभी इंडिया का माना जाएगा। दूसरा, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसेस एट्सेट्रा लोकेटेड अब्रॉड। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसेस ये अगर फॉरेन कंट्री में हैं इंडिया के तो वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी, ना कि उस कंट्री की जहाँ पर लोकेट हैं। थर्ड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। यानी कि शिप या एयरक्राफ्ट अगर इंडियन कोई भी रेसिडेंट जो इंडिया का है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में उसको ऑपरेट करता है तो वो इंडिया की टेरिटरी में माना जाएगा। और लास्टली हम कहेंगे फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो वो वाटर बॉडीज़ जो इंटरनेशनल हैं जिन पे सबका हक रहता है। तो जो भी फिशिंग वेसल्स हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स हैं, उसी कंट्री के माने जाएंगे जो कंट्री उन्हें ऑपरेट कर रहा है। नाउ द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? द पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो नॉर्मल रेसिडेंट उसे कहते हैं जो किसी भी कंट्री में कोई पर्सन वहाँ रहता हो और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री में लाई करता हो, उसी कंट्री के लिए काम करता हो।
तो वो वहाँ उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि जो लोग मतलब नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे उस कंट्री के, जैसे डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ फॉरेन एम्बेसी। अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है, उसका कोई भी डिप्लोमेट है या ऑफिशियल कोई भी पर्सन है, तो वो जहाँ पर एम्बेसी है उस कंट्री का रेसिडेंट नहीं कहलाएगा, वो उसी कंट्री का रेसिडेंट कहलाएगा जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जिस कंट्री का वो डिप्लोमेट है। दूसरे एक्सेप्शन की कैटेगरी में वो लोग रखे जाते हैं जो कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है, उन सबको जो है आप जो है नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और तीसरे, पीपल वर्किंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, IMF, यूनेस्को एटसेट्रा आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। यानी कि इन इंस्टीट्यूशंस में या इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब में जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं तो वो जिस कंट्री के होते हैं उसी कंट्री के रेसिडेंट कहलाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे कि GDP-MP, GDP-FC, NDP-MP, GNP-FC, तो इन सभी को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP-MP। सो GDP-MP इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। यानी कि एक साल में किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए उन सब की मार्केट वैल्यू को अगर आप ऐड कर देंगे तो हमें GDP-MP के बारे में पता चलेगा, हम GDP-MP निकाल सकते हैं उससे। इसे फार्मूले से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, GDP-MP इज इक्वल्स टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP-FC प्लस डेप्रिशिएशन प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी हम इसके बारे में अच्छे से समझाएंगे बाद में कि ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तब क्या करेंगे, या ग्रॉस से नेट करेंगे तो क्या करेंगे, या डोमेस्टिक से नेशनल करेंगे तो क्या करेंगे, उसे एक सिंपल वे में समझेंगे अभी। नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GDP-FC। तो पहला GDP-MP था, दूसरा GDP-FC है, सिर्फ MP और FC का फ़र्क है। तो इसमें क्या करना है कि जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो NIT को माइनस कर देते हैं आप। So it is the value of all the final goods and services produced within domestic territory of a country which does not include net indirect tax। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा फ़र्क कर दिया आपने कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं, आप IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को हटा दीजिए, IT माइनस S करके आप निकाल सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो GDP-FC को हम कह सकते हैं कि GDP-MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस या GDP-MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेक्स्ट वन इज NDP-MP। सो NDP-MP is the money value of all final goods and services produced within domestic territory of a country during an accounting year and does not include depreciation। तो यहाँ क्या है, डेप्रिशिएशन को हटाएंगे आप, डेप्रिशिएशन इसमें नहीं आता है। तो NDP-MP इज इक्वल्स टू क्या होगा, GDP-MP माइनस डेप्रिशिएशन। जब ग्रॉस से नेट करते हैं तो आप डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस करेंगे तो डेप्रिशिएशन को प्लस करेंगे। नेक्स्ट इज NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे आप डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सेम है जो कि आपकी GDP की थी, उसी की तरह डेफिनेशन है, बस इसमें आप क्या करेंगे कि डेप्रिशिएशन को हटा देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे। यानी कि डेप्रिशिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को दोनों को माइनस किया जाएगा GDP में से, GDP-MP में से। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी इनकम यानी कि कंट्री के अंदर जनरेट हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉइज़ को दी जा रही हो या रेंट की शक्ल में हो या इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट हो या मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उन सबको अगर आप सम अप कर दें तो वो जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में है उस सबको सम करेंगे तो वो NDP-FC के बराबर होगी। तो NDP-FC इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं GDP-MP माइनस डेप्रिशिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-FC और नेशनल इनकम, इसी को आप NNP-FC को नेशनल इनकम भी कहते हैं। सो नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर।
तो एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनके थ्रू जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है, अगर उसका सम अप कर दें तो आपको NNP-FC के बारे में पता चलेगा। तो ये फैक्टर इनकम क्या होती हैं? तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनके थ्रू जो इनकम अर्न की जाती है उसे आप फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। इनको जो इनकम जनरेट होती है उसे आप जैसे कि कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनके नाम से जानते हैं। तो अगर इन सबको ऐड कर दें आप, है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सबको अगर आप ऐड कर दें तो आपको नेशनल इनकम का पता चलेगा। तो इसे हम NNP-FC को कैसे लिख सकते हैं? NNP-FC इज इक्वल्स टू NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFIA। और NFIA को लिखा जाता है फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड टू एब्रॉड। और इसीलिए हम NNP-FC को लिख सकते हैं NDP-FC प्लस फैक्टर इनकम अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स मेड टू एब्रॉड। नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP-FC. So GNP-FC is the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country along with depreciation ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि ग्रॉस लग रहा है इसलिए ग्रॉस यानी कि टोटल के लिए होता है यूज़, तो इसमें डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिया जाएगा नेट में। तो GNP-FC इज इक्वल्स टू NNP-FC प्लस डेप्रीशिएशन, या आप कह सकते हैं GNP-FC इज इक्वल्स टू GDP-FC प्लस NFIA। नेक्स्ट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NNP-MP. So NNP-MP is the sum total of factor incomes earned by the normal resident of a country during an accounting year including net indirect taxes. तो यहाँ पे net indirect taxes ऐड होते हैं क्योंकि मार्केट प्राइस पे आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो NNP-MP इज इक्वल्स टू NNP-FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं NNP-MP इज इक्वल्स टू NNP-FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और लास्ट इज gross national product at market price, GNP-MP. So the GNP-MP is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year including depreciation and net indirect taxes. So here we will include both the depreciation and net indirect taxes because we are calculating GNP-MP. It means gross and market price दोनों include हैं, इस वजह से depreciation और net indirect taxes को आप प्लस कर देंगे NNP-FC में। सो GNP-MP इज इक्वल्स टू NNP-FC प्लस डेप्रीशिएशन प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फ्रेंड्स ये तो कुछ एग्रीगेट्स हैं हमारे जो आपने अभी समझे। तो इसमें बड़ी दिक्कतें आ रही होंगी स्टूडेंट्स कुछ लोगों को कि कब क्या प्लस करना होता है, क्या माइनस करना होता है, कभी NIT प्लस कर दिया, कभी माइनस कर दिया। तो इस सब को समझने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये जो आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को आप याद कर लीजिए अच्छे से। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने इसको याद कर लिया तो आपको जो है कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रॉस और नेट के डाउट को क्लियर करते हैं। ग्रॉस टोटल वैल्यू होती है जबकि नेट डेप्रीशिएशन को हटा करके होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने एक चिप्स का पैकेट ख़रीदा, उस पर आप देखिएगा लिखा रहता है नेट वेट। तो नेट वेट का क्या मतलब है, यानी कि उस रैपर के अंदर जितने भी चिप्स भरे हुए हैं उनका वज़न जो होता है उसे नेट वेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें 50 ग्राम चिप्स हैं, तो जो 50 ग्राम चिप्स का जो नेट वेट लिखा होगा तो 50 ग्राम लिखा है, तो 50 ग्राम नेट हो गया। इसका मतलब उसके रैपर में जो वज़न है वो आपने हटा दिया, रैपर का वज़न उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आपने उसमें रैपर का वज़न भी इंक्लूड कर दिया तो वो हो जाएगा टोटल वेट, यानी कि उसे आप कहेंगे ग्रॉस वेट। तो इसका मतलब उसमें आपने डेप्रीशिएशन को ऐड कर दिया एक तरीके से, जो रैपर है वो एक तरीके का डेप्रीशिएशन हो गया, तो उसको ऐड कर दिया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ये है जिससे आप समझ सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल वैल्यू हो गई यानी कि चिप्स प्लस रैपर, और नेट जो हो गया सिर्फ चिप्स हो गए, रैपर को आपने हटा दिया। तो इसलिए ग्रॉस और नेट में डेप्रीशिएशन काम करता है हमेशा। आप डेप्रीशिएशन को रट लीजिए, ग्रॉस और नेट करना हो तो ग्रॉस से नेट करना है तो डेप्रीशिएशन को हटा देंगे, यानी कि ग्रॉस ज़्यादा है और नेट कम है, कम पे पहुंचना है, इसलिए आप जो है डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। इसी तरह के तरीके से अगर नेट दिया हुआ है और आपको ग्रॉस करना है तो आप उसमें डेप्रीशिएशन को प्लस कर दीजिए। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा है डोमेस्टिक से नेशनल करना। अब डोमेस्टिक
एक छोटा लेवल की बात की जा रही है और नेशनल एक बड़े लेवल की बात की जा रही है। तो जब डोमेस्टिक जब छोटे लेवल की बात की जा रही है उससे नेशनल लेवल पे जाना होगा, बड़े लेवल पे, तो आप NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है उसको प्लस कर देंगे। और अगर नेशनल दिया हुआ है ऑलरेडी और आपको डोमेस्टिक करना है तो उसमें से आप नेशनल में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि NFIA को माइनस कर देंगे। प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स कोई चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट तो हर एक में सेम आएगा, हर जगह प्रोडक्ट लगा हुआ मिलेगा आपको, GNP, NNP, NDP ना, कुछ भी कह दीजिए, P तो सेम रहता है, तो P में कोई चेंज नहीं करना है। फिर आया MP और FC यानी कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए मार्केट प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा, तो मार्केट प्राइस बड़ा होता है जबकि फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है। तो ये मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर जो वर्क करने वाला जो भी फैक्टर है वो है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके, IT माइनस S। तो जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो आप NIT को माइनस कर देंगे, और इसी तरीके से अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना हो तो NIT को प्लस कर देंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इतने सारे कंसेप्ट को आसानी से याद कर सकते हैं और आसानी से इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगली वीडियो में पूरा करेंगे।